गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल की क्लास में आप लोगों ने देखा था कि फ्लूइड मैकेनिक्स में अपथ्रस्ट फोर्स क्या होता है, और आपने देखा था आर्किमिडीज का प्रिंसिपल। तो आपने देखा था जब किसी ऑब्जेक्ट को आप किसी वाटर में या किसी पानी में या फिर किसी भी लिक्विड में अगर आप उसको डुबाते हैं तो उस पर एक ऊपर की डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ अपथ्रस्ट, जिसको आप बोलते हैं बायोन्सी फोर्स, है ना। और उसके बाद हम लोगों ने आर्किमिडीज का प्रिंसिपल ही देखा था। आज हम देखने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। इसका मतलब ये होगा कि आप जब किसी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डालेंगे तो वो ऑब्जेक्ट कब वो डूब जाएगा पूरी तरीके से, कब वो उसमें तैरने लगेगा, कब वो डूबने के बावजूद वो अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। तो इसके लिए हम कुछ कॉन्सेप्ट लिखेंगे। उसकी उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई ऑब्जेक्ट सेटिस्फाइड करता है तो उस केस में वो सेटिस्फाइड करेगा। जैसे कि मान लीजिए, पहले तो केस वन लिखते हैं। केस वन में हम लिखेंगे व्हेन। आप जानते हैं जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को पानी में डुबाएंगे तो उस पर दो फोर्स लगेगा, एक ग्रेविटेशनल फोर्स mg, एक होगा अपथ्रस्ट फोर्स। अपथ्रस्ट फोर्स का डायरेक्शन कैसे होगा, ऊपर की ओर, वर्टिकली अपवर्ड। और जो mg होगा उसका डायरेक्शन कैसे होगा, उसका डायरेक्शन होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, है ना। तो अगर हम डायग्राम से थ्रू समझें, हम ये मान लीजिए आपने वाटर लिया है ना, वाटर में आपने कोई ऑब्जेक्ट रेंडमली कोई ऑब्जेक्ट, ये मान लीजिए आपने कोई ऑब्जेक्ट लिया, इस ऑब्जेक्ट का जो डेंसिटी है वो आपने लिया रो, और वाटर की डेंसिटी आप लोगों ने ली, वाटर या फिर लिक्विड लिक्विड की डेंसिटी आप लोगों ने ली सिग्मा। इसको आप बोलेंगे डेंसिटी ऑफ लिक्विड। इसको आप बोलेंगे डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर मटेरियल बोल सकते हैं इसको, मटेरियल ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको शॉर्टकट में डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, रो, है ना। और आपने इसके लिक्विड में आपने इसको सबमर्ज किया हुआ है, आपने डुबाया हुआ है, तो आप देखेंगे कि इस पर दो फोर्स लगेगा। एक फोर्स लगेगा mg, जो इसके नीचे की ओर लगेगा mg। m क्या होगा, m इसका मास होगा, g क्या होगा, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। और एक और फोर्स लगेगा, उस फोर्स को हम बोलेंगे अपथ्रस्ट फोर्स, जो पानी इसको ऊपर की ओर मतलब पुश करेगी, उसको बोलेंगे अपथ्रस्ट फोर्स। इसको बोलते हैं TH से रिप्रेजेंट करते हैं अपथ्रस्ट फोर्स को, है ना। तो अगर हम देखें व्हेन an object is submerged into any liquid, then its position is dependent on following factors, है ना। आपने तो एक ऑब्जेक्ट लिया जिसका मास m था, आपने तो उसको डुबा दिया, है ना। अब वो तैरेगा या पानी की तली में जाके बैठ जाएगा या पानी के अंदर जाके किसी इक्विलिब्रियम स्टेट में जाके वो स्टेबल हो जाएगा, ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करेंगे। पहला फैक्टर ये होगा कि उसकी इन दोनों की डेंसिटी कितनी है, मतलब इट डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दूसरा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। थर्ड, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, which is submerged in liquid। तीन फैक्टर्स हैं, तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करेंगे
कि वो ऑब्जेक्ट पानी में तैरेगा या पानी के अंदर डूब जाएगा, है ना। तो पहले आप इसको लिख लेंगे, इसको, इसके बाद एक एक पॉइंट को समझेंगे और कैसे फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे लगेगा, कब ये फोर्स डूबेगा। ये डिपेंड तो इन्हीं तीन ही फैक्टर पे करता है, लेकिन कब ये डूबेगा, कब ये तैरेगा, इसको हम देखेंगे। पहले इतना लिखिए आप। यहाँ पे आप देख रहे होंगे आप लोग कि दो फोर्स लग रहे हैं ना। तो फर्स्ट फोर्स लग रहा है आपका, इसको बोलेंगे वेट ऑफ बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट। देयर इज टू फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। फर्स्ट वेट ऑफ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट, इसकी वैल्यू कितनी है, mg, है ना। और आप लोगों ने पढ़ा है कल की क्लास में कि जो वेट होता है जब आप बॉडी किसी लिक्विड में डुबोते हैं, तो अगर इस मास का डेंसिटी रो है तो ये होता है v रो g के बराबर, है ना। ये आप लोगों ने कल देखा होगा। इसके बाद सेकेंड, इसका डायरेक्शन किधर होगा, वेट ऑफ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट w in vertically upward, ये इसका डायरेक्शन होगा। सिमिलरली सेकंड फोर्स लगेगा आपका अपथ्रस्ट फोर्स ऑफ अपथ्रस्ट बोलते हैं इसको, फोर्स ऑफ अपथ्रस्ट, FTH से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, फोर्स ऑफ अपथ्रस्ट इन डायरेक्शन ऑफ वर्टिकली डाउनवर्ड, नहीं वर्टिकली अपवर्ड। एक मिनट, इसमें आप लोग डाउनवर्ड कर लेंगे। जो mg है वो हमेशा नीचे की ओर रखता है, तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। और जो अपथ्रस्ट फोर्स है ये पुश करता है बाहर की ओर, तो ये वर्टिकली अपवर्ड होगा, है ना। और इस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, FTH की वैल्यू कितनी होगी, FTH वैल्यू होगी v वॉल्यूम ऑफ मास। अब लिक्विड, क्योंकि ये फोर्स कौन लगा रहा है, लिक्विड लगा रहा है, तो इसमें आएगा लिक्विड का डेंसिटी सिग्मा इंटू जी। तो ये दो फोर्स बने आपके, v रो जी और v सिग्मा जी। अब हम इस बॉडी के लिए हम लगाएंगे FBD बनाएंगे इसका,
एबिलिटी मतलब आप देखेंगे कि ऊपर की ओर और नीचे की ओर फोर्स, कौन सा फोर्स ज़्यादा होगा, ये डिसाइड करेगा कि ऑब्जेक्ट पानी में कितना डूबेगा। तो इसी बात देखते हैं हम लोग। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, अगर हम बॉडी पे एफबीडी लगाएं, एफबीडी ऑन बॉडी, तो अब लिख सकते हैं हम समीशन एफ वाई इक्वल टू एम ए वाई। अगर हम ये मान ले कि बॉडी अगर तैरेगा या फिर डूबने के बाद भी इक्विलिब्रियम में हो या फिर तली में बढ़ जाए, तो भी उसमें एक स्टेबिलिटी होगा। स्टेबिलिटी होने से क्या होगा, अगर वो स्टेबल होगा तो उसका एक्सीलरेशन हो जाएगा जीरो। सिंस ए वाई इक्वल टू जीरो, देन हम बोल सकते हैं इसको समीशन एफ वाई इक्वल टू जीरो। मतलब वाई डायरेक्शन में लगने वाले सभी फोर्स का एल्जेब्रिक सम आपका जीरो होगा। मतलब अगर ऊपर की डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स को अगर आप मान ले पॉजिटिव, तो ये हो गया पॉजिटिव। नीचे की ओर लगने वाले फोर्स को मान ले नेगेटिव, तो ये हो गया डब्ल्यू। डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होती है, एम जी के बराबर इक्वल टू जीरो। तो आपके पास आ गया डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ गई, एफ टी एच के बराबर। ये कब होगा, जब ये इक्विलिब्रियम में होगा, स्टेबल स्टेट में। क्योंकि ए आपने लगाया है ए वाई की वैल्यू जीरो। ए वाई जीरो कब होगा, एक्सीलरेशन जीरो कब होगा, एक्सीलरेशन जीरो तब होगा जब कोई बॉडी या तो स्टेबल है या तो एक फिक्स या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है ना। तो ये कंडीशन है इक्विलिब्रियम कंडीशन में, इसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन में दोनों ही फोर्स बराबर होंगे, है ना। मतलब अगर हम यहाँ से केस बनाना स्टार्ट करें, देखो हमारे पास दो फोर्स लग रहे हैं ना। यहाँ सिंपल से डायग्राम बनाऊँ, अगर ये बीडिंग बनाऊँ, ये है हमारे पास ऑब्जेक्ट, ऊपर की ओर फोर्स क्या लग रहा है, थ्रस्ट फोर्स, जिसकी वैल्यू है वी सिग्मा जी के बराबर। नीचे की ओर लग रहा है डब्ल्यू, डब्ल्यू के लिए कितना है वी रो जी के बराबर। दोनों में आप देखें, दोनों में तो वी सेम है, जी सेम है, अंतर केवल डेंसिटी का है। एक में है डेंसिटी ऑफ मटेरियल, एक में है आपका डेंसिटी ऑफ लिक्विड, है ना। तो अगर आप केस वन लिखें, केस वन, केस फर्स्ट, व्हेन रो इज ग्रेटर देन सिग्मा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि डेंसिटी ऑफ मटेरियल इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। इसका मतलब होगा दैट मीन्स डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन
ग्रेटर देन द लिक्विड जब रो की वैल्यू सिग्मा से ज़्यादा होगी, जब रो की वैल्यू सिग्मा से ज़्यादा होगी तो डब्लू का वैल्यू अब थ्रस्ट फोर्स से ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये है कि डब्लू ज़्यादा ताकत से इसको नीचे की ओर खींचेगा। जब ये ज़्यादा ताकत से नीचे की ओर खींचेगा तो आप ये बोल सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है पूरी तरीके से पानी में डूब जाएगा और पानी के तली में आ जाएगा, पानी के नीचे सरफेस पे आ जाएगा, है ना। तो इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं देन ऑब्जेक्ट इज fully submerged is fully submerged into liquid on the bottom of surface तो आप इसको समझ सकते हैं कि जब रो की वैल्यू सिग्मा से ज़्यादा होगी, मतलब डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन द लिक्विड, देन ऑब्जेक्ट इज फुली सबमर्ज्ड, पूरी तरीके से डूब जाएगा लिक्विड के अंदर और सरफेस पे आ जाएगा। मतलब जहाँ पे तली होगा पानी का सरफेस, जहाँ पे नीचे में होगा वहाँ पे ऑब्जेक्ट जाके रुक जाएगा, मतलब वहाँ पे तक डूब जाएगा वो। तो ये केस 1 हुआ। अब इसी में अगर हम डेंसिटी को अगर हम चेंज करें, अभी तो हम लोगों ने रो को ग्रेटर देन सिग्मा लिया है, अगर हम रो को सिग्मा के बराबर ले लें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखते हैं इसको। तो अगर हम इस डायग्राम में बिठाएं, इस डायग्राम कम हो गया है, इस डायग्राम को हटाया जाए, है ना। तो केस 2 में हम देखेंगे, केस टू में देखेंगे व्हेन रो इज इक्वल टू सिग्मा। रो और सिग्मा जब आपस में बराबर हो जाए तो आप उस डायग्राम से रिलेट कीजिए कि अगर रो और सिग्मा आपस में बराबर हो जाए, मतलब ऊपर की ओर और नीचे की ओर लगने वाला फोर्स आपस में बराबर हो जाएगा। और अगर ऊपर और नीचे की ओर लगने वाला फोर्स बराबर हो गए तो क्या कहीं ऑब्जेक्ट मूवमेंट करेगा, नहीं करेगा। लेकिन इस कंडीशन में भी जो ऑब्जेक्ट होगा आपका पूरी तरीके से डूब चुका होगा, लेकिन अभी पानी की तली में नहीं होगा, वो पानी के बीच में कहीं पे होगा कुछ इस तरीके से। पानी में ये पानी के लेवल यहाँ तक है, पानी के लिक्विड लेवल यहाँ तक है, ये पूरी तरीके से डूब चुका होगा, डूब चुका है। लेकिन अभी ये तली पे नहीं है ना, ये तली पे नहीं है, ये समतल में नहीं है, ये कहीं बीच में है और ये इक्विलिब्रियम स्टेट में, ये भी स्टेबल है। ये क्या है आपका, स्टेबल, इसी को हम बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम, जहां पे है जैसा है वैसा ही रहेगा, इक्विलिब्रियम, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, W और जो अपथ्रस्ट फोर्स है जिसको हम FTH बोलते हैं, ये आपस में बराबर होंगे, बायमसी फोर्स इसको बोलते हैं, है ना, ये आपस में बराबर होंगे। और केस 3 देखेंगे, केस 3 में हम क्या करेंगे, रो की वैल्यू को कम कर देंगे सिग्मा से। मतलब आपने सिग्मा को ज़्यादा किया, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि आपने जो लिक्विड लिया है जिसमें आपने ऑब्जेक्ट को सबमर्ज किया है, उसकी डेंसिटी उस मटेरियल से ज़्यादा होगी। अब उस मटेरियल से ज़्यादा होगी डेंसिटी, तो इस कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट होगा उस पर लगने वाले जो दो फोर्स लग रहे हैं, किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो आप देखेंगे कि सिग्मा की वैल्यू ज़्यादा है, तो सिग्मा का वैल्यू अगर ज़्यादा होगा तो ऊपर लगने वाला फोर्स ज़्यादा, रो की वैल्यू कम तो नीचे लगने वाला फोर्स कम। अगर ऊपर लगने वाला फोर्स ज़्यादा तो मतलब ऊपर की ओर पुश करने वाला फोर्स ज़्यादा होगा, है ना, ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स ज़्यादा होगा। तो अगर इस पे लगने वाला फोर्स ऊपर की ओर ज़्यादा है तो ये ऊपर की ओर मूव करेगा और यहाँ पे आ जाएगा, कहाँ पे आएगा, ऊपर की ओर, और तैरने लगेगा। तो इसमें इसको हम बोलेंगे फ्लोटिंग। देन हम इसको बोल सकते हैं, देन इस कंडीशन क्या होगा, देन ऑब्जेक्ट इज फ्लोटिंग on the surface of liquid, on the surface of liquid, ये सरफेस के ऊपर में तैरने लगेगा, है ना, तैरने लगेगा। अगर मैं डायग्राम बनाऊं इसका तो यहाँ तक आप लिख लीजिए, इस बार थर्ड केस का हम डायग्राम बनाएंगे, है ना। थर्ड केस वेरी इंपॉर्टेंट केस है।
तो थर्ड केस तो देखिए, थर्ड केस में हमने बोला कि अगर लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा हो जाए एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, तो ये डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। और ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से तैर रहा होगा। अब देखिए क्या होगा, जब ये इस कंडीशन से इस कंडीशन में आ रहा होगा, जब ये इस कंडीशन से इस कंडीशन में आ रहा होगा, तो यहाँ पे ये क्योंकि डेंसिटी लिक्विड की ज़्यादा है तो ये ऊपर नहीं गया, ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स ज़्यादा हो गया। तो ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स जब ज़्यादा हुआ तो ये तैरने लगा, फ्लोटिंग करने लगा, फ्लोट करने लगा। उसके बाद आप देख पाएंगे कि यहाँ पे लगने वाला फोर्स क्या होगा, अब थ्रस्ट फोर्स, इसकी वैल्यू कितनी होगी, वी सिग्मा इंटू जी, और यहाँ नीचे को लगेगा डब्ल्यू, डब्ल्यू कितना होगा वी, वी के बाद रो जी। हमने वी के बारे में क्या डिस्कस किया था, हमने वी के बारे में डिस्कस किया था कि वी का मतलब होगा वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज सबमर्ज्ड इन लिक्विड। मतलब ऑब्जेक्ट का वो वॉल्यूम जो पानी के अंदर डूबा हुआ रहेगा, ऑब्जेक्ट का पूरा वॉल्यूम नहीं। जब तक ऑब्जेक्ट पूरी तरीके से पानी में डूबा है तब तक तो उसका वॉल्यूम ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पे वी का मतलब है वो वॉल्यूम जो पानी के अंदर केवल डूबा है। अभी देखिए, अभी जो डायग्राम जो आपको दिख रहा है इसका कुछ पार्ट बाहर निकला हुआ है, तो आपको बाहर निकले हुए पार्ट का वॉल्यूम नहीं लेना है, आपको वॉल्यूम लेना है केवल पानी के अंदर डूबे हुए पार्ट का, है ना, पानी के अंदर डूबे हुए पार्ट का। या फिर ये समझ जाओ, जितना वॉल्यूम ये डूबा होगा उतना ही वॉल्यूम पानी का ये डिस्प्लेस्ड कर चुका होगा, है ना। जितने पार्ट में आप पानी को डुबो, एक बड़ा सा बॉल लोगे, बॉल को पानी में डुबोगे, तो बॉल का जितना पार्ट पानी के अंदर जाएगा उतना ही पार्ट पानी अपने स्थान से डिस्प्लेस्ड हो जाएगी, अपने प्लेस से डिस्प्लेस्ड हो जाएगी, है ना। तो ये हो गया वी, तो ये भी है। अभी क्या होगा, आपने देखा पहले वॉल्यूम जब पानी के अंदर डूबा हुआ था तो वॉल्यूम ज़्यादा था। अब जैसे ही पानी के ऊपर आ गया ड्यू टू अपथ्रस्ट फोर्स, वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम कम हो गया तो धीरे से जो अपथ्रस्ट फोर्स है उसकी वैल्यू भी कम हो गई, और आपके पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वैल्यू भी कम होगी, है ना, उसकी वैल्यू भी कम होगी। तो फोर्स, तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो जाएगा। इस कंडीशन में भी क्या होगा, W माइनस एफ टी एच की वैल्यू होगी 0। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो अपथ्रस्ट फोर्स है इसका वॉल्यूम और उसका वॉल्यूम दोनों अलग अलग है। यहाँ पे वॉल्यूम केवल इतने से पार्ट का वॉल्यूम है, यहाँ पे वॉल्यूम, यहाँ पे जो वॉल्यूम है V, यहाँ पे जो वॉल्यूम है V डिनोट्स द वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट, द वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। तो आप देख सकते हैं आप लोग, पहले पूरा ऑब्जेक्ट पानी के अंदर डूबा हुआ था तो वॉल्यूम ज़्यादा था, अभी पानी के ऊपर तैर रहे हैं तो उसका वॉल्यूम कम होगा, कम होगा मतलब फोर्स भी कम होगा, है ना। जब फोर्स कम होगा तो धीरे धीरे ये जो फोर्स ज़्यादा था पहले, जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर मूव किया और तैरने लगा, अब उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम हो गई। तो ये फोर्स नीचे की ओर लगने वाला फोर्स और ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स आपस में बैलेंस हो गए, और ये जो ऑब्जेक्ट धीरे धीरे इक्विलिब्रियम में आ गया, स्टेबल स्टेट में आ गया। पहले इक्विलिब्रियम में नहीं था, पहले तो ये पानी के अंदर डूबा हुआ था, वहाँ से धीरे धीरे ऊपर की ओर आया, उसके बाद जब ऊपर आया तो तैरने लगा, तैरने के बाद वॉल्यूम कुछ बाहर निकल गया, तो अब थर्स्ट फोर्स की वैल्यू भी कम हो गई, तो वो फोर्स को बैलेंस कर लिया, तो ये कंडीशन बनेगा। तो इस तरीके से आपने देखा तीन फोर्स, तीनों ही फोर्स कैसे ऑब्जेक्ट को बैलेंस कर रहे हैं। और आपने देखा कि जो फोर्स है ये डेंसिटी पे निर्भर करती है, डिपेंड करती है। डेंसिटी ज़्यादा होगा तो डूब जाएगा, डेंसिटी इक्वल होगा तो पानी के अंदर में ही इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा, तैर रहा होगा, फ्लोट कर रहा होगा। और अगर डेंसिटी कम होगी तो पानी के सरफेस पे तैर रहा होगा, फ्लोट कर रहा होगा। तो लिखेंगे, इसके बाद क्वेश्चन करेंगे।
ये भी क्लास 10 है, ये भी ऑनलाइन क्लास 10। कौन बोला? यस सर, फिर सही है। पूरा पाँच चल रहे हैं कि इसमें ख़त्म करो अपना फिजिक्स का सिलेबस, लास्ट इस सिलेबस से बात कर लिए हैं, लास्ट है इसमें। मेरे को भी वो ये बोले कि 4 तारीख तक ख़त्म करना है करके बस। तो अकेले कैसे आ गया? मैं पहले सर ना, मेरे को काम था रियल में गाड़ी का पेपर का, तो बुलाया था कि 12 बजे आ जाना। तो क्लास खत्म होने के बाद मैं लेके आ गया पेपर के काम के। सर से पूछा तो सर बोले कि मैं बाद में आऊँगा, और खाना वाना का पूछा तो बोले कि वो बना लेंगे आपको। अच्छा, तो मैं बोला ठीक है आप अपना बना लो, फिर मैं यहीं खा के आ जाता हूँ। ऐसा हो ऐसा तो वहाँ गया तेगलपुर, क्या करिए? अभी बच्चे लोग को लेके। अच्छा हाँ यार, तभी मेरे को बोला था लेट हो जाएगा, लेट हो जाएगा, मेरे को बोल रहा था वो, तो लेट हो जाएगा क्यों बोल रहा था, बोलना कि नहीं आऊँगा। नहीं हम लोग सीधे बोलते कैसे आप आएंगे बता ना। लेट हम बोलता है फिर। अभी सुनकर भी जाएंगे क्या? मैं सुबह कल गया था, आज नहीं गया। तो क्लास ले लेंगे। रिकॉर्डिंग बंद। बंद। अभी सुनना एक मस्त चीज़ पता चला, SBI में ना तू FD मार लिया कर, ठीक है? भाई एवडी तो तब मारेगा ना जब तेरा फिक्स इनकम रहेगा। 6 मंथ का मार सकते हैं। फिक्स है, सिक्स मंथ का होता है भाई। होता है। अच्छा, आज मेरे मैडम बधाई देती, भाई बताऊँगा तेरे को, बधाई देती मेरे को कि सर बच्चे लोग फिजिक्स से अच्छा बनाए हैं। हाँ। कैसे? अभी मेरे वाले ना बताए कि सर केमिस्ट्री हम लोग बना रहे थे करके, और फिर डाउट भी पूछते मेरे को आगे। मजा आया मेरे को। हाँ चलो भाई, पता तो चला कि इजी है, थोड़ा कर सकते हैं करके। इसके बाद हम एक नोट लिखेंगे, नोट में देखेंगे हम लोग कि कैसे जब आप दो लिक्विड को मिक्स करते हैं तो उनकी डेंसिटी में कैसे चेंजेस आते हैं। तो हम देखेंगे मिक्सिंग ऑफ लिक्विड। नोट लिखेंगे, इसको नोट में लिखेंगे, नोट में लिखेंगे आप लोग मिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट लिक्विड with density ρ1 and ρ2। मान लीजिए हमारे पास एक लिक्विड है, मान लीजिए ये लिक्विड है हमारे पास, एक लिक्विड है मान लीजिए इसमें, है ना, ये लिक्विड है मान लीजिए, एक और लिक्विड है ना, एक और लिक्विड है, ये है लिक्विड 1, ये है लिक्विड 2। आपने इसको मिक्स किया, मिक्स करने के बाद मान लीजिए ये दोनों लिक्विड मिक्स हो गए। इफ बोथ द लिक्विड, देखिए लिक्विड, कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जो मिक्स नहीं होते है ना, उनके लिए कॉन्सेप्ट लागू नहीं होगा, फॉलो नहीं होगा। लेकिन जो लिक्विड अगर आपस में मिक्स हो गए तो उनकी डेंसिटी इस कॉन्सेप्ट से निकाली जा सकती है कि मिक्स होने वाली जो लिक्विड बनेगा, मिक्स होने के बाद उसकी डेंसिटी क्या होगी। तो इफ बोथ द लिक्विड is submerged to each other और soluble बोल सकते हैं इसको, soluble, तो उस कंडीशन में जो नया लिक्विड बनेगा उसका मास, मान लीजिए इसका मास है m1, इसका मास है m2, तो इसका मास कितना होगा, टोटल मास, इसका टोटल मास होगा आपके पास m1 प्लस m2 के बराबर। मान लीजिए इसका वॉल्यूम है आपके पास v1, इसका वॉल्यूम है v2, तो इसका वॉल्यूम कितना बनेगा v टोटल v1 प्लस v2। आपको पता है
जब आप मास को ऐड करते हैं तो मास सीधा ऐड होता है, वॉल्यूम को ऐड करेंगे तो वॉल्यूम भी ऐड होगा, है ना। ऐड करने में माइनस नहीं आएगा, ऐड करने पे आपका हमेशा ही ऐड ही होगा। तो V1 प्लस V2, तो अगर हम इसकी डेंसिटी को मान लें, बनने वाले लिक्विड की डेंसिटी को मान लें रो मिक्स, इसको नाम दे देंगे रो मिक्स। मिक्स करने के बाद जो लिक्विड बनेगा उसकी डेंसिटी रो मिक्स। तो आप जानते हैं कि कि इसका डेंसिटी भी ले लेते हैं रो 1, इसका ले लेते हैं रो 2, है ना। हमने रो 1 रो 2 लिखा हुआ है। तो आप जानते हैं पहले रो क्या होता है, रो का मतलब होता है डेंसिटी। डेंसिटी का फार्मूला कितना होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर हम रो की वैल्यू मास अपॉन वॉल्यूम लिखें, तो अगर हम रो 1 लिखना चाहें तो रो 1 की वैल्यू होगी मास, इसका मास कितना है m1, वॉल्यूम कितना है इसका v1। सिमिलरली रो 2 का वैल्यू कितना होगा m2 अपॉन v2, है ना। इसको आप लिख सकते हैं। तो अगर हम मिक्स लिखें, रो मिक्स का मतलब होगा टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। अगर आप इनको कैलकुलेट करें, टोटल मास आपके पास कितना है m1 प्लस m2, टोटल वॉल्यूम आपके पास कितना है v1 प्लस v2 के बराबर। अगर आप v1 और v2 को आप मास के टर्म्स में लिखना चाहें या फिर v1 v2 को आप डेंसिटी के टर्म्स में लिखना चाहें, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। जैसे आप मास को लिख सकते हैं, मास को m1 लिख सकते हैं रो 1 इंटू v1, m2 को लिख सकते हैं रो 2 इंटू v2 अपॉन v1 प्लस v2, है ना। तो ये अब फार्मूला बन गया रो मिक्स का। अब वॉल्यूम को भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, वॉल्यूम को मास के फॉर्म में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, वॉल्यूम का फार्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम फार्मूला हो जाएगा मास अपॉन रो, है ना, मास अपॉन रो हो जाएगा। तो ये फार्मूला बन गया मिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट लिक्विड विद डेंसिटी रो 1 रो 2 व्हेन बोथ आर सबमर्ज्ड टू ईच अदर एंड सॉल्युबल। तो ये हो गया, ये कॉन्सेप्ट हो गया। इसके बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे, तो इसको मिटाया जाए। तो क्वेश्चन है हमारे पास एक, मान लीजिए आपके पास
एक मेटल स्फेयर है, हेलो मेटल स्फेयर, मान लीजिए ये लिखा है आपका, मान लीजिए ये आपका हेलो मेटल स्फेयर है, हेलो खोखला, हेलो मेटल स्फेयर, खोखला गोला है ये, जिसके इनर जिसका इनर रेडियस है आपके पास 5 सेंटीमीटर और आउटर रेडियस है आपके पास 10 सेंटीमीटर, है ना। ये हेलो मेटल स्फीयर है, इसका इनर और आउटर रेडियस आपको दिया गया है और इसका मास दिया गया है आपको, मास दिया गया है मान लीजिए 2.5 किलोग्राम, और आपसे पूछी जा रही है कि डेंसिटी फाइंड आउट कीजिए, बताइए डेंसिटी क्या होगा। आपसे पूछी जा रही है इसकी डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी। तो देखते हैं डेंसिटी क्या होगा इसका। डेंसिटी का फार्मूला क्या होगा, डेंसिटी का फार्मूला होगा मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी को मान लिया अगर हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास तो आपको दिया गया 2.5 किलोग्राम, आपको 2.5 किलोग्राम, आपको पता है कि आप जितनी भी फार्मूला में वैल्यू पुट करते हैं वो सभी एसआई यूनिट में होता है, मतलब ये किलोग्राम। मास वॉल्यूम, वॉल्यूम लिखना है आपको, वॉल्यूम कैसे लिखोगे आप, आपको पता है एक गोले या स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन ये गोला या स्फेयर सॉलिड नहीं है, ये हेलो है, खोखला है। तो खोखला हम क्या करेंगे इसमें, हम ये मानेंगे कि इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ हेलो स्फेयर, अगर हम ये मान लें कि जो आउटर वाला एक गोला था सॉलिड गोला, उसमें से आपने इनर वाले गोले को काट के निकाल दिया तो बचा हुआ सिस्टम दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से दिखाई देगा बचा हुआ सिस्टम। इसका मतलब ये होगा कि वॉल्यूम ऑफ हेलो स्फीयर का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब इसका आउटर वाले का माइनस 4/3 पाई आर इन अंदर वाले का। तो आंसर आएगा 4/3 पाई का पाई, अगर आर आउट का वैल्यू लिखें तो आपका आर आउट वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू सेंटी का मतलब -2 का क्यूब माइनस आर क्यूब माइनस 5 इंटू 10⁻² का क्यूब, ये। तो अगर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 4/3 कॉमन है, पाई भी कॉमन है, 10⁻³ इधर भी 10⁻³ अगर हम सॉल्व करेंगे इसको 10⁻³ और ये 10⁻⁻6, ये 10 इंटू 10⁻² कितना होगा 10⁻⁻1, 10⁻⁻1 इंटू 3 कितना हो जाएगा 10⁻3, है ना। इसको सॉल्व करेंगे बनेगा 10⁻1 इंटू 3 10⁻3 माइनस माइनस, अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/3 कितना होता है आपके पास 125 इंटू 10⁻⁻6, है ना, 6 हो गया। या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको भी कर लीजिए 6 और 10 का क्यूब ये हो जाएगा 1000, 10⁻3 10 का क्यूब करेंगे तो बनेगा 10⁻3, 10⁻⁻2 का क्यूब करेंगे तो 10⁻6, ये बन गया। तो यहाँ से अगर कॉन्स्टेंट निकालें 4/3 पाई इंटू 10⁻⁻6 कॉमन है तो क्या बचेगा 10⁻3 मतलब 1000 माइनस 125, आंसर आएगा आपके पास, टोटल आंसर आएगा आपके पास 4/3 इंटू पाई इंटू 10⁻6 इंटू 1000 माइनस 125, आपके पास आएगा आंसर 875। इसको सोल्व कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये निकल गया वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम ऑफ हेलो स्फीयर। तो इस वॉल्यूम को आप डेंसिटी के इक्वेशन में पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा डेंसिटी कितना आएगा आपके पास, डेंसिटी आएगा आपके पास 2.5 किलोग्राम अपन वॉल्यूम कितना है 4 पाई इंटू 875 इंटू 10⁻⁻6 और जो ये 3 है
ये आगे ऊपर ऐसे आएगा कुछ। तो ये सब सॉल्व करें तो कुछ इस तरीके से आएगा ये। अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो ये देखिए क्या होगा, डेंसिटी का 2.5 का लिख सकते हैं, 25 × 3 डिवाइडेड बाई 10 लिख सकते हैं इसको, तो 4 पाई इंटू 875 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10। तो ये क्या बन जाएगा 25, और ये कटेगा, आंसर कितना आएगा 25/75 मतलब 5। तो आपका आंसर आएगा 3 डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू 35 इंटू 10⁻⁻5। ये आगे डेंसिटी। इसको अगर आप आगे आगे और सोल्व करें, 10⁻5 ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा 3 इंटू 10⁻5 डिवाइडेड बाय 35 इंटू 4, 35 इंटू 4 पाई। ये आ गया आपको डेंसिटी। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको डेंसिटी आ जाएगा। डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर सॉरी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये सही यूनिट होता है, सही यूनिट। तो सोल्व कर लेंगे आप। तो इतना इसका बनेगा क्वेश्चन डेंसिटी का। क्या खाया तू? पोहा और डोसा। कैसे पोहा डोसा खा लेता है भाई खाना में? क्या खाना खाना भाई खाना। पोहा डोसा देख बाहर का ना तो खाना मेरे को नहीं जमता, सही बताऊं। इतना गंदा सब्जी तेल तेल भर भर के रखते हैं ना। यहाँ ठीक बनता है यार, या तो मारवाड़ी का ठीक बनता है। मारवाड़ी नहीं सिलेक्टेड एक वो बनता है आलू टमाटर वो तो मेरे को बिल्कुल पसंद हाँ है। वो बिल्कुल पसंद नहीं होगा। लेकिन बाकी जो वेजिटेबल्स होता है ठीक होता है बाकी तो। कुछ कुछ कभी कभी सही लगता है, लेकिन ना इसके पास डोसा मोही नहीं सकता, रहता है लेकिन उससे दिखता नहीं है। बहुत कम दिखता ही नहीं है भाई। नहीं मजाक नहीं, मिलेट का तो डोसा खाएगा ना तेरे को तेल एक बूंद ऐसे अलग से नहीं दिखेगा। भाई तेल नहीं दिखता भाई डोसा में। अभी वो लोग आलू वालू जो डालते हैं ना उसका आलू आलू पता चल जाता है। उसमें तेल एकदम बिल्कुल वो नहीं रहता। पोहा भी खाया, और नींबू डाल के सेम रेट में भाई मेरे को लिया तो क्या ही बोलूँ। कितना का डोसा मिलता है? 50 रुपये 60 मसाला डोसा 50 का मसाला डोसा, 40 का पोहा, पेट भर के। पेट भर के बोला। तो वहाँ जाता हूँ ना, मेरे को मन में एक चीज़ तो रहता है कि क्वालिटी ढंग का रहेगा कहाँ मिलेट में, कि अंदर जाके कुछ उत्पाद नहीं होता है। और भोजनालय वाले खाता था ना, खाने के बाद देखता था आगे एकदम सो जाता था। तुम हरी सब्जी नहीं खाती क्या रूम में? कौन? तुम? मैं तो खाना चाहता हूँ। कभी पूछता हूँ, ऐसा पूछता हूँ, बोलते चावल दाल चोखा। चोखा तो अभी 2 दिन से मैं करवा रहा हूँ, नहीं तो उसकी जगह पे खाली मटर मटर मटर, दिमाग खराब हो गया था। हरा मटर एकदम मटर ही मटर खा रहा हूँ। कभी ज़्यादा मन होता है पनीर बोलेंगे या तो मटर बोलेंगे, उसके अलावा कुछ बोलते ही नहीं है। अरे लेके आ जाएगा यार, और क्या लेके आ जाओ, खाएंगे नहीं खाएंगे? कौन? कभी लेके आ जाएगा तो अरे मैथ्स वाले सर वो तो नहीं जानते ऐसा। नहीं पता नहीं, मैं सोचता हूँ कैसे स्कूल में खाना खा लिया। स्कूल से सब्जी लेके आ जाएगा। घंटा तो और नहीं खाएंगे। स्कूल का सब्जी तो मैं क्या ही बोलूँ, भोजनालय वाले खाना अच्छा है। नहीं बोलता है, मंदिर बगल खाना में ठीक लगता है, थोड़ा वही रहता है। मंदिर के बाजू वाला राजस्थानी ना, मारवाड़ी क्या क्या? सामने मारवाड़ी इधर राजस्थानी। हाँ राजस्थानी वाला, हाँ वही। राजस्थानी वाला अच्छा लगता है। हाँ पर वही वो भी खा खा के ना बहुत ज़्यादा हो गया मेरे। नहीं बार बार खाएगा तो तो मजा वो नहीं आएगा, एकदम ना मजा नहीं आएगा। लगता है कि हो गया भाई। और उनका थोड़ा सा होता है एकदम एक ही टाइप का होता है। उनका भी क्लास लेना पड़ेगा। किसका? केमिस्ट्री वाला वो नहीं आया अभी आज। आज आया था स्कूल? हाँ तो यहाँ क्यों नहीं आया? ये पार्टी में नहीं किया वो।
उधर क्या होगा? वो हेडिंग का साथ में उधर रूम साइड में गया था। अच्छा सर, पता नहीं कहीं जाने वाला तो नहीं था मेरे को तो बोले कि नहीं आ रहा हूँ तो आप ले लेना। मैं बोला ठीक है चलो ले लेता हूँ। बोला यार सर टाइम पास के लिए थोड़ी है मैं बैठा हूँ, तुम वहाँ पार्टी करो मैं यहाँ पे इसलिए थोड़ी पीडीएफ डाल के छोड़ दूँगा, देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक यू शेप्ड हमारे पास एक ट्यूब है। मान लीजिए हमारे पास एक यू शेप्ड हमारा ट्यूब है, यू शेप्ड ट्यूब। इस ट्यूब में हमारे पास है एक लिक्विड है जो कि यहाँ तक, इस लिक्विड का जो डेंसिटी है वो है ρ1, और इसके जो नीचे जो लिक्विड है ये जो लिक्विड है इसकी डेंसिटी है ρ2, है ना, यहाँ से अलग है। ये अलग लिक्विड है ना, ये अलग लिक्विड है। आपको बताना है कि अगर ये मान लीजिए कुछ ऐसे है, ऐसे कुछ लिक्विड, और आपके पास ये यही तक फिल है, मान लीजिए यही तक फिल है। तो आपको बताना है कि अगर ये दोनों लिक्विड एक में यहीं तक ही आपका भरा हुआ है, ऊपर नहीं है, तो आपको बताना है कि इस हाइट की वैल्यू कितनी होगी, इस हाइट की वैल्यू। तो यहाँ क्वेश्चन ये है, व्हेन टू लिक्विड that does not mix, then the height h will be written as, आपको ये बताना है आपको, है ना। अब बस दो लिक्विड है, दोनों को आपने मिक्स किया है ट्यूब में इस तरीके से, और मिक्स करने पे क्या हुआ, एक लिक्विड ऊपर चढ़ गया जिसकी वजह से ये हाइट का डिफरेंस आ गया, वर्टिकल डिफरेंस। इस हाइट की वैल्यू निकालना है हमें। तो हम ये मान लेंगे कि ये पॉइंट मान लीजिए, इसको मान लीजिए यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, मान लीजिए इसको ये मान लीजिए आप पी नोट मान लीजिए, यहाँ पे पी नोट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि ये खुला हुआ है ना, खुला हुआ है मतलब यहाँ पे क्या होगा, एयर के पार्टिकल होंगे, एयर के पार्टिकल। तो एयर के पार्टिकल अगर ये ओपन है तो ये किस प्रेशर पे होंगे, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। पी नोट का मतलब होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हिंदी में बोलते हैं वायुमंडलीय दाब, है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर हम यहाँ पे इक्वेशन लगाएं, मतलब सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर इक्वल होता है आप जानते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे इक्वेशन लगाएं तो यहाँ पे देखेंगे आप, देखिए यहाँ पे सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे इसकी डेंसिटी कितनी है ρ2, इसकी डेंसिटी कितनी है ρ1। तो आप यहाँ पे इक्वेशन लगा नहीं सकते, आप इक्वेशन लगाएंगे जहाँ पे डेंसिटी आपको सेम नजर आती है। मतलब आप देख रहे हैं यहाँ से ऊपर से डेंसिटी कितनी है ρ1, यहाँ से डेंसिटी कितनी है ρ2, यहाँ की डेंसिटी कितनी है ρ2। तो आप यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे इस लेवल पे लगाएंगे, इस लेवल पे आप इक्वेशन लगाएंगे। अगर इस लेवल पे आप इक्वेशन लगाएं तो आप देखेंगे यहाँ पे पी नोट, आपने लिखा पी नोट। उसके बाद यहाँ की, अगर यहाँ का डेंसिटी ρ1 है, आप इसको लिखेंगे ρ1। इसकी डेंसिटी को आपने लिखा ρ1 जी, यहाँ पे जी। और अगर इसका जो डिस्टेंस है, मान लीजिए इसका डिस्टेंस आप ले रहे हैं, इसका डिस्टेंस मान लीजिए आप स्मॉल एच ले रहे हैं, स्मॉल एच हो गई ρ1 जी एच, पी नोट प्लस ρ1 जी एच प्लस
इतना इसका डेंसिटी कितना होगा, इसका डेंसिटी इसका होगा रो वन जी एच प्लस रो वन जी कैपिटल एच। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ तक टोटल डेप्थ कितना है h प्लस एच है ना, h प्लस एच। यहाँ लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक डेंसिटी कितना है रो वन, तो आप साथ में लिख सकते हैं इसको h प्लस ऐसे लिख सकते हैं इसको। उसके बाद आप पहुँच गए इस लेवल पे, तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे देखिए आपको सेम डेंसिटी नजर आएगी। यहाँ पे भी डेंसिटी सेम है रो टू, यहाँ पे भी डेंसिटी रो टू है। तो यहाँ पे इस लेवल पे प्रेशर कितना आएगा आपके पास पी नॉट प्लस रो टू। यहाँ पे डेंसिटी कितनी है रो टू, जी का जी, इसका हाइट कितना है स्मॉल एच के बराबर, ये आ गया। इसको सॉल्व करेंगे आप तो पाएंगे पी नॉट प्लस रो वन जी एच प्लस रो वन जी स्मॉल एच इक्वल टू पी नॉट प्लस रो टू जी एच। देखेंगे क्या क्या कैंसिल होगा, पी नॉट से पी नॉट कैंसिल हो रहा है आपका, है ना, और क्या कैंसिल होगा, और आपके पास और आपका कुछ कैंसिल नहीं होगा, है ना। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से आपको निकालना था एच की वैल्यू, तो आप एच की वैल्यू लिखेंगे, एच की वैल्यू को रो टू माइनस रो वन जी एच अपॉन रो वन जी के बराबर। अगर इस इक्वेशन आप सोल्व करें तो ये रो वन जी एच उधर जाएगा तो माइनस बन जाएगा, तो जी एच कॉमन निकलेगा, फिर यहाँ से आएगा रो वन जी के बराबर, यहाँ से जी फिर से कैंसिल होगा यहाँ से, और आपका आंसर आ जाएगा फाइनल आंसर रो टू माइनस रो वन इंटू एच अपॉन रो वन के बराबर। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हाइट निकाल लिया है, वो हाइट निकाल लिया है कि कितने ऊपर ये वर्टिकली शिफ्ट हुए हैं। तो ये हाइट निकल गया डेंसिटी के फॉर्म में रो टू माइनस रो वन अपॉन रो वन इंटू एच। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम। थैंक यू।